हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। और इस किताब के अंदर जो है 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसके पेपर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपर जो है पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में है। ये इसके अंदर जो है प्राचीन भारत के इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर जो है टोटल 15 चैप्टर है। मध्यकालीन भारत के इतिहास इसके अंदर टोटल 25 चैप्टर है। और आधुनिक भारत का इतिहास है इसके अंदर टोटल 55 चैप्टर है। ये टोटल जो है 95 चैप्टर है और 95 चैप्टर को 28 दिन के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। और ये टारगेट जो है बच्चों के रिक्वेस्ट के ऊपर रखा गया है। बच्चों का कहना है कि सर मैं इस बुक को पढ़ लिया हूँ लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर पाता हूँ, तो आप एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए ताकि मैं वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर सकूँ। तो अब तक जो है मैं इस बुक का आधुनिक भारत के इतिहास में स्टार्ट किया हूं और यहां तक चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 12 तक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक इसके मैं 3 वीडियो जो है, एक है 10 से 12 का, एक है 1 से 5 का और एक है 6 से 9 का। ये 3 वीडियो जो है, 3 वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अभी जो मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ यानी डिस्कशन करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देखे भी होंगे, ये 3 चैप्टर है। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और भारत से बाहर जो है क्रांतिकारी गतिविधियां। ये टोटल जो होगा ये फास्ट रिवीजन मोड में होगा, फास्ट रिवीजन मोड में होगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसके अंदर इंक्लूड करने का कोशिश किया गया है और विथ इन टाइम यानी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैं डिस्कशन करूंगा। और इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैं अभी डिस्कशन करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर, नो डिस्कशन, मतलब नो एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर और डायरेक्ट हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। तो देखिए 1898 में इटली अबिसीनिया युद्ध ने यह भी प्रभावित किया था, चीन के बक्सर आंदोलन ने तो ये भी प्रभावित किया था, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने ये भी प्रभावित किया था, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने तो ये भी प्रभावित किया था। तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कांग्रेस में नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। तो ये पद्धति जो था ये राजा वामबद्ध आंदोलन था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ था। तो यह है स्वदेशी आंदोलन। अगला जो क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्र से थे। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। तो यह है दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रपंथी नहीं थे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था। तो यह है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले।
अगला है, कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है? तो ये लगाए थे बाल गंगाधर तिलक जी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया है? तो ये लगाया है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंत तो गत्वा समाप्त हो गई, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ये समाप्त हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट्स कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था, तो ये 1906 के बाद आया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो ये है अरविंद घोष। देखिए यहाँ पे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये चार जो थे ये गर्म पक्ष के नेता थे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो देखिए ये जो थे बिपिन चंद्रपाल, ये तो उग्रवादी थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को ये गर्म दल के तौर पे इनको जाना जाता था। शेर पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर है? तो ये है लाला लाजपत राय। शेर पंजाब इनको कहा जाता था और पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो ये है लाला लाजपत राय। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। उन्होंने मैजनी, गैरिबॉल्डी, शिवाजी और श्री कृष्णा की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो वे थे लाला लाजपत राय। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो मध्यम मार्गी जो है ये बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष जो हैं ये स्वदेशी के समर्थक थे। निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो ये कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये वी सिरोल यानी वेलेंटाइन सिरोल ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत में एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये कहा था मैक मुल्लर ने। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब, देखिए आइए थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में उनको अभियुक्त बनाया और तिलक को दोषी पाया गया और उनको 18 माह का कठोर कारावास की सजा हुई। जब वो जेल से बाहर निकले तो वो नेशनल हीरो के रूप में उभरे थे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रीय कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो यह दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। इसको भी देख लेते हैं क्यों दिया गया था। देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर और 6 वर्ष की इनको कारावास की सजा दिया गया था और इनको जो है मांडले जेल यानी बर्मा में भेज दिया गया था। 1908 बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था 6 वर्ष के लिए।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो ये करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिए हुए हैं, तो आइए हम लोग इनको चेक कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे ये सांप्रदायिकवादी थे, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, तो ये जो है बिल्कुल सही है, यानी इसका हो जाएगा ए गलत है और आर सही है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो यह किया था बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये उठाया था शौकत अली ने। देखिए यहाँ पे एक और है जो उन्होंने अर्थी उठाई थी महात्मा गांधी के साथ, एक तो मौलाना शौकत अली थे और दूसरा था सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। फिर मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक में गीता पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ देखते हैं। आइए हम लोग इसका भी फटाफट क्वेश्चन आंसर सिर्फ कर लेते हैं। क्रांतिकारियों में एक गुप्त समाज यानी अभिनव भारत का गठन किया था। तो अभिनव भारत का गठन जो है ये बी.डी. सावरकर ने किया था। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मित्र मेला 1904 में गुप्त सभा से अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया था। देखिए बी.डी. सावरकर जो है यानी इनका पूरा नाम था विनय दामोदर सावरकर। इन्होंने जो है 1899 में एक मित्र मेला की स्थापना किया था और यही मित्र मेला जो है 1904 में गुप्त सभा के द्वारा जो है ये अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। तो ये कहाँ हुआ था? तो नासिक महाराष्ट्र में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो ये है बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो ये विनय दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। 1905 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत जो है ये कहाँ संगठित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। मैंने बोला है आपको याद कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो विनय दामोदर सावरकर। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, तो ये था अभिनव भारत। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो बी.डी. सावरकर ने किया था अभिनव भारत का स्थापना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है बी.डी. सावरकर के बारे में सही है? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की उन्होंने स्थापना किया था, तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, तो ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते हुए जहाज से कूद पड़े थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका हो जाएगा 1 2 3 4। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना किया था? तो ये 1925 में और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना जो है पी मित्र ने किया था। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो यह था अनुशीलन समिति।
बरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो ये अनुशीलन समिति से संबंधित थे। अनुशीलन समिति थी तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो यह दिया गया था क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती का स्थान जो है यह पूर्वी बंगाल है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यह किया गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो यह है प्रफुल्ल चाकी। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो यह किया था चितरंजन दास ने। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो यह हुआ था 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी तो यह किया गया था कानपुर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो यह है शिव कुमार वर्मा, यानी भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद इसके सदस्य थे। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। इस पंक्ति को किसने लिखा है? तो ये पंक्ति जो है ये बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो रचयिता यहां पे कोई नहीं है, बिस्मिल अजीमाबादी हैं ये, तो इसके ई हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो यह है राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1925 में। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो यह है चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो यह है चंद्रशेखर आजाद। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो यह दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खां को। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो यह है सूर्यसेन। सूर्यसेन जो है संबंधित नहीं है, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और असफुल्ला खां जो है ये काकोरी कांड से संबंधित हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो यह है भगत सिंह। भगत सिंह जो है ये काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो ये थे जगत नारायण मुल्ला। जो काकोरी कांड हुआ था इसमें सरकारी वकील जो थे जगत नारायण मुल्ला थे। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो ये है M.A. अंसारी। किसने कहा था दारो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? तो यह कहा था वाजिद अली शाह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी तो यह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा गठित किया गया था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ये बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी तो यह हुआ था 1928 में। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? सॉरी यहाँ पे बहरी है, बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था तो ये फेंके थे
आपको भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो ये थे भगत सिंह। किसने सचिंद्र सन्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद थे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान, इसको याद रखिएगा। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो ये मुठभेड़ में गोलियों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो यह दिया गया था 1931 में, 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है? तो भगत सिंह का जो स्मारक है यह फिरोजपुर में स्थित है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो यह है बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो यह सुनाया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? तो वो थे राजगुरु और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणति किसकी फांसी में हुई? तो ये जो हुआ था आपको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, यानी 3, 4, 5। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए? तो वो है असफुल्ला खां। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तथ्य अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो देखिए, लाहौर मुकदमा ये हुआ था, इसके बाद हुआ था कानपुर मुकदमा, और इसके बाद हुआ था काकोरी मुकदमा, इसके बाद हुआ था मेरठ मुकदमा। तो 1, 4, 2, 3 इसके सही हो जाएंगे। सबसे पहले हुआ था लाहौर मुकदमा, और लाहौर मुकदमा के बाद हुआ था कानपुर मुकदमा, कानपुर मुकदमा के बाद हुआ था आपको काकोरी मुकदमा, और इसके बाद मेरठ मुकदमा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, काकोरी षड्यंत्र कांड जो है ये 1924 में नहीं हुआ था, 1925 में हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, बाकी सब सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नासिक षड्यंत्र केस जो है ये रास बिहारी नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए, दिल्ली षड्यंत्र केस जो है ये अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस जो है असफुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जो है जतिन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस से संबंध है दिल्ली षड्यंत्र केस, और वे जो है गिरफ्तार से बचने के लिए जापान चले गए थे। अगला जो क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे मिलान कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस से है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस से है राजगुरु, और दिल्ली षड्यंत्र केस से है मास्टर अमित चंद, और अलीपुर षड्यंत्र केस से है अरविंद घोष। तो आप इनको याद रखिएगा। मुजफ्फर अहमद, S.A. डंगे, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये किए गए थे कानपुर बेलवेस्की षड्यंत्र कांड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो यह है सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो यह सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया था।
चटगांव आमरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो यह है सूर्य सेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, तो ये थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है इनको 24 साल के उम्र में ही फांसी दे दिया गया था, यानी इनकी जन्म जो हुआ था 1907 में हुआ था और फांसी 1931 में हुआ था। असफुल्ला खां को 27 साल की उम्र में फांसी दिया गया था और सुखदेव को 24 साल की उम्र में और खुदीराम बोस को 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन में। तो आप इस डेट को याद रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ था 89 में हुआ था 3 दिसंबर को, और इनको जो है 1908 के 11 अगस्त को फांसी दे दिया गया था। हेमू कालनी की बात करते हैं तो इनको जो है 19 वर्ष में फांसी दे दिया गया था, हेमू कालनी। तो खुदीराम बोस के बाद हेमू जी हैं, आप इनको भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अभिनव भारत जो है बीडी सावरकर से संबंधित है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास। फिर है सूची 1 सूची 2 का हमको मिलान करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अभिनव भारत जो है बीडी सावरकर, मित्र मेला जो है बीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है एस सेन यानी सूर्य सेन, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये SN सन्याल। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का फिर से मिलान हमें करना है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, चटगांव शस्त्रागार हमला जो है ये सूर्य सेन ने किया था 18 अप्रैल 1930 को। काकोरी षड्यंत्र कांड जो है राम प्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925 को, और लाहौर षड्यंत्र जो है जतिन दास। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी, और 63 दिन भूख हड़ताल के बाद वो 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गया था। और गदर पार्टी की बात करते हैं तो लाला हरदयाल वर्ष 1913। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो अभी हमने बताया कि लाहौर संयंत्र में जतिन दास को बंदी बनाया गया था, तो लाहौर संयंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो है जतिन दास। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका सुमेलित। देखिए, जतिन दास जो है ये इनका जो जीवन का अंत हुआ था वो भूख हड़ताल के कारण हुआ था। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, और भगत सिंह का जो अंत हुआ था वो फांसी पे हुआ था, और कल्पना दत्त जो आजीवन कारावास। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फिर ये सूची 1 और सूची 2 का मिलान हमें करना है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, चटगांव आर्मरी यानी आर्म से संबंधित है, ये आर्मरी रेड, ये कल्पना दत्त यानी सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार हुई और इन्हें जो है आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अभिनव भारत से बीडी सावरकर संबंधित है। अनुशीलन समिति से अरविंद घोष संबंधित है, और कुका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह से संबंधित है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो यह हुआ था गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का फिर से मिलान करना है, तो आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, रिवोल्ट ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सूर्य सेन से संबंधित है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है राम प्रसाद बिस्मिल से है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये चंद्रशेखर आजाद से, और पंजाब नौजवान भारत सभा जो है ये भगत सिंह से है। तो यही है, यहाँ पे 4 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिवोल्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, और पंजाब नौजवान भारत सभा है। तो इस तरह इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन था? तो ये था अंबिका चक्रवर्ती। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो इसका आपको हमें चयन करना है, और ये हमारा हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों हो जाएंगे। तो इसके हो जाएंगे बी आंसर हो जाएंगे, यानी अनुशीलन समिति और अभिनव भारत। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष ने किया था, निष्क्रिय विरोध।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो ये बिल्कुल सही है। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर जेल में हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर के जेल में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो यह किया था गोपीनाथ शाह ने। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो ये चलाई थी बीना दास। बीना दास। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो यह भगत सिंह ने कहा था। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह किया था बाल गंगाधर तिलक ने, लाठी क्लब। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है? तो ये कथन है भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। यहीं पे ये दूसरा चैप्टर एंड होता है। अभी हम लोग अब तीसरे चैप्टर की तरफ देखेंगे, तो चलिए हम लोग इसको भी फटाफट देख लेते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो यह हुआ था 1905 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो वो था लाला हरदयाल। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो यह है लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो यह है लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो यह है सोहन सिंह भाकना। गदर आंदोलन की स्थापना की थी तो लाला हरदयाल ने, और गदर आंदोलन की स्थापना की थी तो यह सोहन सिंह भाकना है, यहां पे लाला हरदयाल नहीं। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए लाला हरदयाल तो संबंधित हैं और पंडित रामचंद्र भी संबंधित है, बरकत उल्लाह भी संबंधित है, खुदीराम बोस जो है ये संबंधित नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यह हुआ था यूएसए में। गदर क्या था? गदर जो है यह भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय था, गदर पार्टी का मुख्यालय जो है यह सैन फ्रांसिस्को में था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल था, तो यह है पश्चिमी अमेरिका। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यह कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो यह था महेंद्र प्रताप।
प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी और जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये अफगानिस्तान में। जर्मनी के समर्थक के से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने नेतृत्व के अंतिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये हुआ था, आपको इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, इसका ई हो जाएगा। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है, तो यह कहलाती है बीकाजी रुस्तम कामा। मैडम बीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मैडम कामा वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये जो है ये गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है, तो ये भी सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, तो ये सही है, यानी इसके हो जाएंगे 2 और 3। और देखिए, उन्होंने जो है ये मैडम कामा का जन्म जो है 1861 में हुआ था और उनके पेरेंट्स जो थे ये पारसी थे। आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भारतीय क्रांति की माँ इस मैडम कामा को कहा जाता था। और इन्होंने जो है 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट, देखिए जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन यानी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया था। और यहाँ पे उन्होंने जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये पेरिस दिया हुआ है, इसीलिए इसको गलत कहा गया है। अगला जो है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो यह है मैडम बीकाजी रुस्तम कामा। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो यह फहराया था बीकाजी कामा ने। मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्र झंडा को कहां फहराया था? तो स्टुटगार्ट के अंदर। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिला था? तो देखिए, यह मिला था मदन लाल ढींगरा को और उधम सिंह को। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो यह मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीबीएस अय्यर और एमएन राय में क्या बात समान थी? तो देखिए, ये जो बात समान है ये वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विनय दामोदर सावरकर। कामागाटा मारू ये है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, तो ये एक जलपोत के नाते ये प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो ये थे बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो है ये एक जहाज है। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो वो थे रास बिहारी बोस। और इसी के साथ जो है ये सेशन यहीं पे एंड होता है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जाते जाते एक लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।